हेलो माय लवली लिसनर्स आउट देयर, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग ARK 9 डियर ऑल। हम लोगों ने चैप्टर 2, जी हाँ, गवर्नेंस के अंदर चैप्टर 2 के ऊपर ऑलमोस्ट 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। 7 पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 पे। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ना ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस हैं जो कि IRDA ने बताई हैं। एग्जामिनर तो पूछेगा यार, ऑफ कोर्स पूछेगा यहाँ से, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको उसमें बेटर क्लैरिटी के साथ आप लोग अच्छे से समझ सकें, ताकि आप लोग जब अपनी ट्रेनिंग में जाएं, प्रैक्टिस में जाएं, कॉर्पोरेट को ज्वाइन करें तो आपको वहां ये बहुत हेल्पफुल हो। और एक एफिशिएंट कंपनी सेक्रेटरी, याद रखिएगा, अपनी नॉलेज, अपने कैलिबर, अपने लाइजनिंग से जाना जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छे से CS बनना है, अच्छे पैकेजेस चाहिए, अच्छी रेपुटेशन चाहिए, अच्छी इमेज चाहिए, तो अब उसके लिए आपको थॉरली पढ़ना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट्स वाला बच्चा इस क्लास को अटेंड ना करे। हाँ, ये इंश्योर कर रहा हूं कि याद कराने का गारंटी है। नोट्स कैसे बनाने ना, वो मॉड्यूल में अभी बताऊंगा कि कैसे बनाने, तो उसको साथ साथ बनाएंगे भी, पढ़ेंगे भी और थॉरली रीड भी करेंगे। ऑलराइट, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रट्टे के चक्कर में मत पढ़ो। बहुत गलतियां कर रहे हैं कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपरली कहीं और से पढ़े, मुझे नहीं कहां से पढ़े हैं, बट वो डायरेक्टली जो टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं उनके आंसर्स मैं आप शो नहीं कर सकता हूं। कोशिश करूंगा कि उनके नेम हटाकर आपको शो करूं, तो आपको रियलिटी समझ में आएगा। एंड मेरा बच्चा लोग जो पढ़ रहा है, याद रखिएगा, उनको मैंने क्लियरली बोल रखा है, आई होप सब लोग आप जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं बात कि मॉड्यूल ही हम लोग रेफर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, हमने बोर्ड कंपोजिशन के बारे में जो कि IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बताया थे, उन्होंने डिस्कस अच्छे से कर लिया है। अब आगे के फर्दर एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर वो बोलता है कंट्रोल फंक्शंस। कंट्रोल फंक्शन का मतलब यहाँ पर रिस्क है कि एक इंश्योरेंस कंपनी में रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। याद देखिएगा, रिस्क हो सकता है लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली ना, ये आप जानते हैं इंडिया में कॉन्सेप्ट में कि इंश्योरेंस कंपनीज में लोग बिलीव नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लोगों को लगता है यार पेपर के हम उसे प्रीमियम दे रहे हैं, उसके बदले में पेपर मिल रहा है। आज भी इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लोग ना एक्चुअली अवेयर नहीं है किस चीज को लेके, इंश्योरेंस को लेके, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है कहीं ना कहीं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब वो चाहते भी नहीं है कि यू नो व्हाट, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं क्यों, अच्छा, लैक ऑफ ट्रस्ट और भी बहुत सारे रीजन आ जाता है कि एक बंदे ने पॉलिसी ले लिया, लेकिन लेटर ऑन जब वो क्लेम करने पहुंचा ना, तो क्लेम करते वक्त उसको क्लेम उसके पास नहीं हो रहे हैं, उसे क्लेम्स पास नहीं हो रहे हैं। तो यू नो व्हाट, इंश्योरेंस कंपनीज को ये तो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। वहीं साथ साथ कॉम्पिटिशन है। अब कॉम्पिटिशन मतलब समझेगा, जो ओल्ड यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन पे लोगों को ज्यादा ट्रस्ट है, जैसे LIC। अब अगर कोई नया इंश्योरेंस कंपनी जैसे मार्केट में आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ठीक है यार, LIC ही बढ़िया है, और लोगों का मानना तो ये भी पक्का है कि LIC मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। दूसरा मिसमैनेजमेंट है, ये भी बहुत बड़ा इशू रहता है। एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अब ये रियलिटी है, जैसे इकोनॉमी पे इंपैक्ट आता है, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में इंपैक्ट आता है। एक सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो मार्केट होता है वो इंश्योरेंस बिजनेस होता है, क्योंकि आप देखिएगा, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लीजिएगा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोग इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो इनस्टेबिलिटी का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। वीक मैन पावर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जहां पर बात किया जाता है किसका, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर देखिएगा हाईली ट्रेंड आपको, याद देखिएगा, मैन पावर की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ में उनका ट्रेनिंग, यू नो व्हाट, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब कई बार तो ये भी देखा जाता है, और प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको, कि यू नो व्हाट, जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं कई बार ऐसे कुछ कंपनीज में करते हैं ऐसा कि वो यू नो व्हाट अपनी कंपनी की पॉलिसीज को ही, जो स्कीम्स होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम्स होती हैं, उसे ही गलत डिफाइन करते हैं। उसके बाद भी कंपनी को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो यहाँ मैं आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो एक्चुअली यहाँ पे कंपनी फेस करती है, रिस्क है। अब इस रिस्क को IRDA ने कहा कैसे कंट्रोल करना है, ये कुछ एग्जांपल से थ्रू। तो देखिएगा, पहला कहता है कि ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, मॉड्यूल पे आइए, ध्यान से देखिएगा। कहता है गिवन द रिस्क दैट द इंश्योरर टेक्स कैरिंग आउट इट्स ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस कैरी आउट करते वक्त जिसके सामने ये चैलेंजेस आते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है, कंपटीशन है, मिसमैनेजमेंट है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। Potential impact it has on its business in important, the board lays down the policy framework to put in place। अब इसके लिए बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी ताकि क्या हो सके, ये रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। ऑलराइट, जैसे हमने देखा था पहले भी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज बनाते हैं, रिव्यू पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है।
इस तरह की पॉलिसी जो डेवलप की जाती हैं बेसिकली की जाती हैं ताकि वो कंट्रोल फंक्शन, किसको कंट्रोल करना है, रिस्क को। तो रिस्क को पहले कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट, आइडेंटिफाई द रिस्क। एक्चुअली हमें पहले ये समझना पड़ेगा अगर रिस्क है तो क्या रिस्क है। सो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। सेकंड आता है असेसमेंट ऑफ द रिस्क, थर्ड आता है क्वांटिफिकेशन एंड कंट्रोल एंड मिटिगेशन, एंड लास्ट मींस मॉनिटरिंग। सर ऐसे क्या रट्टा मार ले हम लोग? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा रट्टा नहीं मारना है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना जरूरी है कि आप जब रिस्क की बात करें, जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ रिस्क इन्वॉल्व रखे हैं यहाँ पे, अब उनमें से कौन सा रिस्क बेसिकली है? रिस्क क्या लैक ऑफ ट्रस्ट का है, या रिस्क कंपटीशन को लेकर है, मिसमैनेजमेंट को लेकर है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को लेकर, मैन पावर को लेकर है? इसके अकॉर्डिंग ही तो हम समझेंगे, अपनी पॉलिसी फ्रेम आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। अब अगर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है। तो सर मतलब अब सर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो सोचने वाला बात है, लोगों के पास में फंड्स अवेलेबल कम होंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे, यू नो व्हाट, बोरिंग्स कम होंगी और इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम होने लगेगा। तो अभी सर ये भी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, या फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। अब रिस्क यहाँ पर पॉलिसी, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया रिस्क को कि रिस्क क्या है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से। तो रिस्क को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहले मैंने इसका रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिएगा। सेकंड स्टेप के लेंगे हम, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में उस रिस्क को एसेस किया जाएगा कि वो रिस्क एक्चुअली रिस्क है भी या नहीं, और टू व्हाट एक्सटेंट, कि वो रिस्क किस हद तक इंपैक्ट कर रहा है। तो रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट करना। जब रिस्क असेसमेंट हो जाएगी तो क्वांटिफिकेशन, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि रिस्क में जो आपने डेटा इन्वॉल्व किया है, अब जैसे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के ऊपर आपने बहुत सारी एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया, ठीक है, जैसे आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया। अब वो डेटा आपके लिए यूजफुल, कौन सा डेटा यूजफुल है? रिस्क तो यहां लीजिएगा, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कैसे काम किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैन पावर को आप कंसीडर कर रहे हैं जो कि उसका पार्ट नहीं है, मान लीजिएगा। इन दैट केस आपको क्या करना है, क्वांटिफिकेशन, जो एक्चुअल डेटा नेसेसरी है टू मिटिगेट दिस रिस्क, व्हाट, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के केसेस में कैसे पॉलिसीज स्कीम्स बनाई जाएं उसको देखने के लिए। तो आइडेंटिफाई करना पहला काम क्या होगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ये रिस्क मैनेजमेंट की बुक में वैसे ही पढ़ाऊंगा, ध्यान समझ लो। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना रिस्क को, रिस्क अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे, रिस्क को असेस करना, असेसमेंट, देन क्वांटिफिकेशन एंड कंट्रोल करना, रिस्क को कंट्रोल करना। अब रिस्क कंट्रोल करने के बहुत सारे मैटर होते हैं, जैसे इंटरनल कंट्रोल, यू नो आप क्या करते हो, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करते हो उसके थ्रू, है ना, ताकि आपको पता लगता है कि प्रॉपर्ली कंप्लायंस हो रही नहीं है, प्रॉपर रिपोर्टिंग है नहीं है। तो उस रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क कंट्रोल होगा तो उसको मिटिगेट करना। रिस्क कैसे मिटिगेट हो सकता है, जैसे अगर मैं यहां बताऊं, जब इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है तो ऐसे केसेस में हैजिंग की जाती है। आप लोग जानते होंगे हैजिंग की जाती है, मेरे बच्चे जानते होंगे हैजिंग का मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि जो भी यहां पर याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हायर अगर इंटरेस्ट रेट हो गया है पर्टिकुलरली, इन दैट केस हैजिंग करके किसी और डेरिवेटिव्स टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर आप उस हायर इंटरेस्ट रेट से प्रोटेक्शन लेते हैं। तो उसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एंड मिटिगेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एंड मिटिगेट कर रहे हैं। लास्ट में क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग। अब टाइम आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी वाला रिस्क था वो कब अराइज हो सकता है। तो उसके लिए क्या आपको एक्शन के लिए, मतलब प्री एम्प्टिव, आपको एडवांस में रेडी रहना होगा। ऑलराइट सर, इतना सा पॉइंट आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सर, इतना डिटेल में कर दिया। अब रट्टा मार के जाओगे, फायदा क्या होगा? यहाँ रट्टा मार लोगे, एग्जामिनर के टाइम भूल जाओगे, समझ के रखोगे। और याद रखना कुछ सेट ऑफ लैंग्वेज नहीं है, समझ के लिखोगे तो याद हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट करना, थर्ड क्या होगा, क्वांटिफिकेशन, फोर्थ क्या होगा, सोच के देखो सर। क्वांटिफिकेशन हो गया, देन कंट्रोल फंक्शन आना चाहिए, फिर मिटिगेशन होना चाहिए एंड मॉनिटरिंग। अब देखो आगे पॉइंट, अब कहता है कंप्लायंसेस इंश्योर कीजिएगा एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये वैसे याद रहेगा, कंट्रोल करने के लिए जरूरी है ना कि आपको कंप्लायंस करना होगा विद द बोर्ड अप्रूव पॉलिसी। बोर्ड अप्रूव पॉलिसी मेरे बच्चों को याद होगा, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। देखो कौन कौन सी पॉलिसीज बोर्ड यहाँ पे बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक रिव्यू पॉलिसी, अंडरराइटिंग पॉलिसी, रिटेंशन इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट स्पेस ALM मैथड, मतलब एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज। इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ना क्या किया जाएगा, आपको कंप्लायंसेस कर रहे हैं कि इनके जो पॉलिसीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाई है उसके तरह अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड एक्ट्स एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट वन आता है इंटरनल कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस पॉलिसीज आर ऑब्जर्व्ड। अब ये भी तो जरूरी है ना कि भैया जो आपकी क्या है,
रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस पॉलिसीज हैं वो टाइमली देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो एक्चुअली कंप्लायंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सर मुझे 3 पॉइंट याद करवा दीजिएगा, ध्यान सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, बाद में नहीं अभी सुनना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है, क्या करेंगे फिर असेस करेंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे, जो डेटा एक्चुअल नेसेसरी है उसी को कलेक्ट करेंगे, उसको बोल रहे हैं क्वांटिफिकेशन, ऑलराइट। इसके बाद फिर हम छोटा काम क्या करेंगे, फोर्थ वर्क होगा हमारा सर उसे कंट्रोल करना है। सर कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा, कंट्रोल और मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है ताकि फर्दर ऐसा स्टेप ऐसी अगर इमरजेंसी राइज हो जाए तो उसे रोका जा सके, एंड मिटिगेट होगा तो फिर टाइम टाइम मॉनिटर करना है। कंप्लायंसेस इंश्योर कीजिएगा कंप्लायंसेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड अप्रूव पॉलिसी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज। थर्ड वन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल क्या इंश्योर करेगा सर, आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी प्रॉपर्ली ऑब्जर्व की जाएगी, आपका कंप्लायंस पॉलिसी ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑलराइट। Now fourth one is internal audit function capable of reviewing and assessing the adequacy and effectiveness पॉलिसीज बना ली हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी स्टैब्लिश कर दिया है, पर भैया क्या वो कैपेबल है, इतना है, उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट किया जाएगा। अब इफेक्टिवनेस को कैसे टेस्ट किया जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें कैसे हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये रिव्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि हमें ये पता लग जाए जिस डिपार्टमेंट का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, उसको चेक करने का तरीका क्या है, जो रिपोर्टिंग मेथड बताया गया है वो रिपोर्टिंग मेथड प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करना, ठीक है। इसके अलावा हम ध्यान से देखें इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्रोल फंक्शंस including risk management functions from the operations demonstrated by the credible reporting management। अब याद देखिएगा ये कहता है रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन जो है ना, इसको याद देखिएगा आपके बिजनेस ऑपरेशन से अलग रखना है, मतलब उसमें ही इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जो कि जिसका प्योर फंक्शन जो होगा ना वो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। आप अपनी बिजनेस ऑपरेटिविटी एक्टिविटी कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रही है, क्लेम्स को वेरीफाई कर रही है, बट यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या देखेगा कि किस तरह के क्लेम्स आ रहे हैं और किस तरह के क्लेम्स को अप्रूव कर रहा है, किस तरह की पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, या जो इंश्योरेंस कंपनी ये भी तो इन्वेस्टमेंट करती है, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी कितनी हो सकती है, कंपटीशन लेवल कितना बढ़ गया है, किस तरह की स्कीम्स हमें रिड्यूस करनी होंगी, किस तरह के पॉलिसी होल्डर्स को याद रखेगा क्लेम्स को क्लियर करना है, तो सारी एस्पेक्ट्स भी देखनी जरूरी है। तो इसके लिए क्या कह रहा है, एक इंडिपेंडेंट आपका रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। And the board of course shall be responsible for the oversight over the control function of an insurer। एंड जो जितना सारा का सारा काम है ना, इन पे जब सारा का काम हिस्सा हो गया मेनली बोर्ड ऑब्जर्व करेगा कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप मेरे बच्चों को ये याद हो गया होगा। चलिए ये सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं है, रीड जरूर करना है लेकिन इसलिए मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वही सारी बातें जो मैंने ऊपर डिस्कस करी हैं। अब कहता है डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। अभी मेरे बच्चे बहुत से जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, क्या करते हैं वो अपनी फंक्शनिंग कंपनी में जो मैनेजमेंट को याद रखेगा, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली फंक्शन कर सकें, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर को डेलीगेट करते हैं। और हम जानते हैं कि डेलीगेट करने के बाद भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रहती है। सेम यहां पर भी अलग अलग कमिटीज बनाई जाएंगी, याद रखिएगा, हम जिसको हम समझेंगे। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी डिफाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कमिटी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अगर हम ऑडिट कमेटी बना रहे हैं 177 ही फॉलो होगा यहाँ पे, एनआरसी बनाएंगे, है ना, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, विद होल्ड प्रॉफिट बनाएंगे, विद प्रॉफिट से बोल रहे हैं, सॉरी, विद प्रॉफिट बनाएंगे कमेटी। सो ऐसे सब के यहाँ पे बता देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बतानी है, किसमें कितना डायरेक्टर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, ठीक है, सारे एस्पेक्ट, चेयरमैन कौन होगा, मीटिंग क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, देन द ऑब्जेक्टिव्स किस लिए आपने बनाई है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या उन्होंने आपने गिवन की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग कितनी बार मिलना है, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ मेंबर्स एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड। ये क्या है बेटा, ये बात कर रहा है पॉलिसी जो कोई बोर्ड बनाएंगे रिगार्डिंग व्हाट, कमिटीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अच्छा इसी को ना बेटा लेटर हम समझेंगे कि एक तरीके से ये यहाँ पर एक तरीके के असाइनमेंट है जो यहाँ पर देखिए दी जा रही, किसको दी जा रही है, कमिटीज के लिए, ठीक है। देखिएगा अब अगर यहाँ से देखें हम लोग, कुछ तरह की कमिटीज बनती हैं, ऑडिट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, नॉमिनेशन मैनेजमेंट कमेटी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, एथिक्स कमेटी है, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है। तो सारी की सारी कमेटी इंश्योरर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अथॉरिटी मतलब IRDA ये भी कहता है कि आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, ऑल इंश्योरर्स एस्टैब्लिश ऑडिट इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ओनली फॉर इंश्योरर अर्निंग प्रॉफिट्स, ओनली फॉर इंश्योरर्स अर्निंग प्रॉफिट्स। सॉरी ये हमको समझ में आया, लेकिन यहां पर ध्यान सुनना,
फिर एकदम से आते ही बोला जो रेगुलेशन 45D है IRDA का, वो कहता है नॉन लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशन 2013 requires constitution of with profit committees by life insurance company comprising of। अब ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये विद प्रॉफिट कमेटी जो बनानी पड़ रही है, विद प्रॉफिट कमेटी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, विद प्रॉफिट कमेटी बनाई जा रही है। ये बेसिकली कह रहा है किसके लिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज उनके लिए बनाई जा रही है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेल करती है। आप लोग जानते होंगे दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जो कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस सेल करती है, किसको कर रही होंगी, लाइफ कंपनी को तो नहीं कर रही होंगी, किसी ह्यूमन को ही कर रही होंगी, है ना। तो किसी इंसान को जो वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, वहां ध्यान से सुनना, वहां क्या होता है, क्या करती है कंपनी, जो इंश्योरेंस लेती है प्रीमियम। आप जानते होंगे, आप इंश्योरेंस अगर ले चुका है तो आप जानते होंगे आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो जब ये पॉलिसी होल्डर्स से याद रखिएगा प्रीमियम का अमाउंट लेती है, तो इस प्रीमियम के पैसे को याद रखिएगा वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। कैसे में इन्वेस्ट करती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, शेयर मार्केट हो गया, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें इन्वेस्ट करती है। इससे जो उसको प्रॉफिट होता है, इससे जो पैसा आता है, वो एज अ बोनस अपने पॉलिसी होल्डर के साथ में शेयर करती है। तो विद प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, बेसिकली गारंटीड रिटर्न दिया जाता है। ठीक है, वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना, अगर लिखने पे जाओगे तो दिमाग में जाएगा नहीं कि क्या लिखे हैं। तो गारंटीड रिटर्न दिया जाता है विद प्रॉफिट के अंदर। अब ऐसी कमिटीज के लिए, अब जो उसका मतलब काम क्या हो गया, जो लाइफ इंश्योरेंस में जो आपका पैसा लेगा प्रीमियम का, वो इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करने के बाद में आपको उसमें प्रॉफिट शेयर करेगा एज अ बोनसेस। तो आपको समझना है कि ऐसे केस में भी एक प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को कहां किया जा रहा है, उस प्रॉफिट और कितना पॉलिसी होल्डर को उसमें प्रॉफिट दिया जा रहा है, ये देखा जाए। क्लियर। तो ये किसके लिए है, खासतौर से रेगुलेशन 45D ये कहता है जो कि नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस के बाद क्या हो रहा है, नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्पेसिफिक किस चीज के लिए हो रहा है, प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन है। ऑलराइट, अब ऐसी अगर है तो उसके अंदर, कमेटी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक होगा, जरूरी है, प्लस CEO प्लस एक्चुरी प्लस इंडिपेंडेंट एक्चुरी। अब सर ये कैसे याद रखूंगा, मैं भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी, नहीं भूलोगे। देखो विद प्रॉफिट कमेटी साइड में अपने बनाओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाओ, CEO लाओ, आपका अपॉइंटेड एक्चुरी होगा, एक्चुरी मेरे बच्चे जानते होंगे है वो, और एक इंडिपेंडेंट एक्चुरी होगा। एक्चुरी वो होता है जो रिस्क को एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, रिस्क को एनालिसिस करते हैं मेनली। याद रखिएगा ये भी प्रोफेशनल्स होते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं, वैसे मुझे उम्मीद है। किसी को नहीं पता हो तो अलग से मेरे को NRK9 का व्हाट्सएप पे पूछ लेना, डिटेल में बता दूंगा। ऑलराइट सर, तो ये बन गया हमारा विद प्रॉफिट वाले के लिए, कहता है ओनली फॉर, सॉरी इनके लिए आ गया। एस्टैब्लिशिंग ऑफ द अदर कमिटी इज लेफ्ट टू द ऑप्शन ऑफ द इंश्योरर। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी वुड जनरली बी एज फॉलोज। अब जैसे आया यहाँ पर हमारा ऑडिट कमेटी, सर ऑडिट कमेटी के साथ इतना सारा मैं याद नहीं कर पाऊंगा सर, कैसे याद करूंगा, कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ, आ जाओ पॉइंट्स पे आ जाओ, पॉइंट्स, लेकिन ये पॉइंट्स तो याद रखना, प्रिपेयर करना है। अब यहां पर क्या क्या काम होगा, ध्यान सुनते जाना। ऑडिट कमेटी केस में ना आपको 177 तो याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं, मेरे बच्चों को मैंने खूब पढ़ा दिया, किसी ने नहीं पढ़ा जाके चेक करो, पढ़ो उसको, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। तो सेक्शन कमेटी, ऑडिट कमेटी बनेगी आपकी एस पे सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट। बोला सर ठीक है, क्या काम होगा ऑडिट कमेटी का, ओवरसी करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ओवरसी करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, रिपोर्टिंग्स। क्या कह रहा है, ओवरसी करना, बोलो मेरी बात को, क्या करना है, क्या कर रहा है, ओवरसी करना है सर, क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग। भैया ये तो काम है ऑडिट कमेटी का काम क्या है, ऑडिट कमेटी का काम क्या है, मार्केटिंग प्लान डिजाइन करना, ऑफ कोर्स नॉट। ये तो लॉजिकली माइंड में याद हो जाएगा अपने आप ही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स ओवरसी करना, प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो रहे नहीं हो रहे एंड रिपोर्टिंग्स प्रॉपर हुई नहीं हुई हैं। स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसको ओवरसी करना, प्लस डिस्क्लोजर्स एनुअली एंड क्वार्टरली। जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं वो एनुअली क्वार्टरली दिए जा रहे हैं। तो पहला काम क्या है इसका, ओवरसी करना, क्या, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग्स। ऑलराइट सर, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड टू एनुअली एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी सर ठीक है कर देंगे। इसके आगे कौन कौन होगा, बोला चेयरमैन जो होगा ना, चेयरमैन ऑडिट कमेटी का इस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा। CEO
का जो रोल होगा ऑडिट कमेटी का वो लिमिटेड होगा। अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाएगा तो ऑडिट कमेटी बुला सकती है, भाई सीईओ इस बात का आप हमको जवाब दो। तो सीईओ का रोल कैसा होगा? सीईओ का रोल लिमिटेड होगा। मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे, जिसके अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। याद देखिएगा मेजॉरिटी डायरेक्टर कौन होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। मेरे बच्चे फटाफट से याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो फटाफट। ये पूरा पढ़ने में अगर जोर आ रहा हो तो यहां से स्क्रीनशॉट लो। अब यहां समझना, इसको बोलता हूं नोट्स बनाना साथ में, लेकिन मॉड्यूल में बनाना, कॉपी में बनाना साइड में बनाओ, लेकिन मॉड्यूल के साथ पढ़ के चलो, ठीक है? कोई पॉइंट छूट ना, इसलिए सर ठीक है ये काम हो जाएगा। फिर अब कहता है ओवरसी करेगा क्या? एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड रिव्यूज रिपोर्ट। क्या इंटरनल ऑडिट जो है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा? तभी तो कंट्रोल फंक्शन काम आएगा। ये ऊपर जो कंट्रोल फंक्शन हम बात कर रहे थे, कैसे कंफर्म करोगे कि ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा कंट्रोल फंक्शन? इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ना कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन एफिशिएंट है नहीं है। उसको कौन चेक करेगा? ऑडिट कमेटी देखेगा। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे क्या? ओवरसी एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड रिव्यूज रिपोर्ट, रिपोर्ट क्लियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए? रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस किसका? ऑडिटर का। प्लस ओवरसी द प्रोसीजर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन, ओवर ट्रांजैक्शन जो कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करते हैं इंश्योरर के, उन ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखेगा कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो इंपैक्ट कर रहा है। अब जैसे हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो ध्यान रखना है यहाँ पर। प्लस डिस्कस विद द ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट कमेंस होने से पहले ये क्या करेगा? ऑडिटर के साथ में डिस्कस करेगा। किस बारे में डिस्कस करेगा? ऑडिट के स्कोप के बारे में, कि ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेगा। प्लस एक्ट करेगा एज अ कंप्लायंस कमेटी, कंप्लायंस कमेटी की तरह रोल प्ले करेगा कि भैया कंपनी ना प्रॉपर कंप्लायंसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है? वो काम यहाँ पर ऑडिट कमेटी का रहेगा। अब ये अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे इतना लंबा चौड़ा टॉपिक जो तुम्हें लग रहा है वो कंप्लीट कर दिया मैंने। तो क्या करें सर? बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका दिल खोल के ले लीजिएगा फटाफट से। चलिए आई होप ये क्लियर होगा। नाउ फर्दर अब आती है नेक्स्ट हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कमेटी। याद रखिएगा जब मैं आपको बता रहा हूं तो ये मैंडेटरी है, मतलब ये तो बनानी ही पड़ेंगी, ऑडिट कमेटी इंश्योरर बनानी पड़ेंगी, और जो हम पढ़ रहे हैं ना मैंडेटरी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? फिर इसके बाद आता है क्या? इन्वेस्टमेंट कमेटी। अब लॉजिकल बात है यार, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो इन्वेस्ट तो करेगा, तभी तो याद रखिएगा वो आगे चल के आपके अगर क्लेम अराइज हो जाते हैं तो उन्हें पे ऑफ करेगा। इंश्योरेंस का बिजनेस है किस चीज के ऊपर? अनसर्टेन फ्यूचर रिस्क को प्रोटेक्शन देना। क्या करें? अनसर्टेन फ्यूचर रिस्क को प्रोटेक्शन देना। लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। तो आपसे लिया वो जो प्रीमियम है उसी को हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं नहीं, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। देखिए, द बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरर शैल सेट अप इन्वेस्टमेंट कमेटी कंप्राइजिंग एट लीस्ट, क्या कह रहा है, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। याद रखेंगे, साइड में लिखो अपने मॉड्यूल में, हाँ जल्दी से। कह रहा है 2 क्या होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सर साथ में कौन चाहिए हमको? सीईओ प्लस करो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑफ फाइनेंशियल, जिसे बोल रहे हैं चीफ फाइनेंस, ठीक है, चीफ ऑफ फाइनेंस। फिर चाहिए हमको चीफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर हमको चाहिए चीफ रिस्क ऑफिसर, एंड फिर हमको चाहिए एक्चुअरी। ऑलराइट, ठीक है। इन सबको मिला के हमारी कमेटी की कंपोजिशन हो गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। तो हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 1 सीईओ, ऑफ कोर्स एक ही सीईओ चलेगा, ठीक है, चीफ ऑफ फाइनेंस, चीफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, चीफ रिस्क ऑफिसर एंड एक्चुअरी। वन मोर टाइम, इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंदर कौन कौन? 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सीईओ, COF, चीफ ऑफ फाइनेंस, चीफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, चीफ ऑफ रिस्क ऑफिसर, यहां जी रिस्क ऑफिसर एंड एक्चुअरी। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। चलो ठीक है। अरे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया यहाँ पर डिस्कस करना ऑडिट कमेटी के अंदर। आप जानते हैं कि 144 कंपनीज एक्ट का, अब देखो ऑडिटर को अगर कोई आप एडिशनल वर्क दे रहे हो, लेकिन वो एडिशनल वर्क याद रखिए ऑडिटर को प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। तो याद रखना यहाँ पर कोई भी एडिशनल वर्क अगर ऑडिटर को दिया गया है वो उसके लिए अलाउड होना चाहिए। आपको याद होगा, सर्टेन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर एज पर कंपनी सेक्शन 144। इन दैट केस व्हाट विल हैपन,
अगर हमें कोई और टास्क दिया जा रहा है तो वो टास्क ऑडिट कमेटी के साथ कंसल्ट करके ही दिया जाएगा ऑडिटर को, ऑलराइट। बट वो सर्विसेज नहीं जो कि प्रोहिबिटेड है, वो यहां पर बात बोली गई थी। ऑलराइट सर, नाउ इन्वेस्टमेंट कमेटी वापस आ गए हम लोग। अब क्या क्या होगा देखो, कमेटी शैल रिस्पॉन्सिबल टू रिकमेंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अब काम ही इनका यही है। ले डाउन द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, कैसे करा है, एंड ले डाउन द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस ऑफ द इंश्योरेंस। तो इसका काम क्या है, पहला पॉइंट बनाओ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाना, देन क्या करेगा, ले डाउन द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस ऑफ द इंश्योरेंस। प्रूडेंशियल कहता है फोकस ऑन प्रूडेंशियल एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट। सर ये क्या है, सर ये प्रूडेंशियल मैंने आपको बताया था ये क्यों बनाई जाती है। बेसिकली क्या होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं या फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनी भी किसी भी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो किया होगा, किसी भी सेक्टर का, बट बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। फिर क्या होगा, इंपैक्ट आता है, इसके लिए एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ना इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कितनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। फॉर एग्जांपल जो एसेट्स यहाँ पर ट्रीट हो रही है वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, एंड लेटर ऑन जो क्लेम्स को सेटिस्फाइड करना है यहाँ पर, मतलब क्लेम्स को वेरीफाई करके जो पास करना है क्लेम्स को, जो क्लेम्स रिसीव होंगे वो उनकी लायबिलिटीज हैं। तो अगर इनमें मिसमैच होगा, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स करके इनकम कम जनरेट कर पा रहा है, रिटर्न कम जनरेट कर रहा है और क्लेम्स बहुत हाई हैं, अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट कहां पर आएगा, कंपनी की कैपिटल पर। बात पकड़ में आ रहा है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट कमेटी क्या देखेगा कि कह रहा है पॉलिसी शुड फोकस ऑन प्रूडेंशियल एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्टेड बाय रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ऑपरेशंस फ्रेमवर्क शुड इंटरलाई encompasses aspects concerning liquidity for the smooth operations, compliance with the prudential regulatory norms on investments, risk management, mitigation strategies। तो लंबा जोड़ा पॉइंट के साथ करूंगा, ध्यान से देखना। कह रहा है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, याद कर लो इसको, पॉइंट को ऐसे बंद करो अपना मॉड्यूल में से। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, इंटरअलाइ, आपस में कैसे उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के अंदर। क्यों, ताकि आपके पास एक लिक्विडिटी ऑल टाइम मेंटेन रहे, ताकि आप अपने फंक्शंस जो उसके फंक्शंस हैं, क्लेम्स, आप इमीडिएट क्लेम्स उनको पे ऑफ करना है। थोड़ा क्लेम अभी आया, हाँ भी 1 साल में तुमको वापस तुम्हारा पैसा देंगे, क्लेम तो आपको एक सर्टेन और फिक्स ड्यूरेशन में ही देने होंगे, पास करने होंगे। तो समझ आ रहा है, ये थोड़ा होगा एक बंदे ने प्रोटेक्शन लिया, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, जनरल इंश्योरेंस है, फायर के अगेंस्ट उसे प्रोटेक्शन लिया, आग लग गया, अब इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है लग गया सो लग गया, अब देंगे 1-2 साल में तुम्हें पैसा देंगे। ऑफ कोर्स नॉट, द लिक्विडिटी ऑल टाइम उसका मेंटेन भी होना चाहिए। कंप्लायंस विद द प्रूडेंशियल रेगुलेटरी नॉर्म्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, प्लस साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि जो रेगुलेटरी नॉर्म्स आपको बताए गए इन्वेस्टमेंट्स को, ऐसे नहीं कि रेकलेसली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, केयरफुली करना है, कैजुअली नहीं करना है। तो जो नॉर्म्स बताए गए इन्वेस्टमेंट्स के उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स होंगी। प्लस रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी टू इंश्योर commensurate yield on investments and above all the protection policy funds. Investment committee shall be responsible for implementing investment policy duly approved by the board। अब थोड़ा अपनी मर्जी से कर लोगे। पॉइंट नंबर 4 हाईलाइट करो उसको, कैसी होगी, एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज होगी इन्वेस्टमेंट। मेंबर कमेटी फॉर्मलाइज ऑफ कोर्स विद द, अब जो मेंबर कमेटी हैं उन लोगों को पता होना चाहिए क्या, वेरियस एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स इशूड बाय द अथॉरिटी एज अ मैंडेट फ्रॉम टाइम टाइम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ फॉर असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क, कमेटी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय क्रेडिट रेटिंग। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग ने अगर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिंग प्रोवाइड किया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करने जाए, ये अपना याद रखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कमेटी है, ये खुद भी एनालिसिस करेगी कि इन्वेस्टमेंट्स में किया जा सकता है नहीं कर सकता। तो रेटिंग भले ही दे रही है कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग दे रही है, बट जब ये इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको भी डिटेल एनालिसिस करेगी। ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को हाई रेटिंग दे रखी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, और वहां इन्वेस्टमेंट कमेटी ने इन्वेस्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी का पैसा, बट लेटर ऑन परफॉर्मेंस पता लगा कोई दिक्कत कर गई बहुत बड़ी, तो यहां पर ये खुद भी इंडिविजुअली से चेक करेगी। कमेटी इंडिपेंडेंट रिव्यू देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसलिए याद करें इंडिपेंडेंटली करेगी, एंड इंश्योर दैट सपोर्ट बाय इंटरनल डिलिजेंस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या होता है, किसी भी, देखिए मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल
म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। इन दैट केस अब म्यूचुअल फंड की वायबिलिटी चेक की जाएगी कि वो इन्वेस्टमेंट्स कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। और उसके लिए क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट किया जाएगा। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, एनुअल परफॉर्मेंस कैसा है, क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा है, इस तरह का। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कहाँ आपका पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, क्या ये रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारा का सारा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस भी फॉलो करेगा कौन, इंश्योरर का इन्वेस्टमेंट कमिटी। चलो आगे देखते हैं। And formulate an effective reporting system to ensure compliance with the policy set out by its from the internal concurrent audit mechanism for sustained and ongoing monitoring and investment operations. Committee shall meet at least once in a quarter, review the investment operations and submit a report to the board and the performance of investment portfolio with regard to safety and soundness. सर क्या कैसे याद करूंगा सर मैं, देखो मेरे बच्चों, पॉइंट नंबर 1 हमने यहाँ पहले डिस्कस किया, रिकमेंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। दूसरा हमने डिस्कस किया, ले डाउन द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट व्हाट ऑपरेशंस ऑफ इंश्योरेंस। फिर हमने पॉइंट नंबर 2 यहाँ से निकाला था, क्या करेगा, फोकस ऑन प्रूडेंशियल एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क कैसे होगा, एनकम्पासेस, या क्या आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर रिगार्डिंग द लिक्विडिटी ऑफ फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 था, जो पॉलिसी होगी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो अप्रूव होगी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या होंगे, मेंबर फॉर्मलाइज विद द एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। पॉइंट नंबर 5, इनके साथ फॉर्मलाइज होना चाहिए। जो होगा क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क, सिर्फ ये डिपेंड क्रेडिट और मार्केट रिस्क के ऊपर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ये इंडिपेंडेंटली भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट कमेटी एसेस करेगी किसको, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगी उसको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगी। ठीक है, कैसे मिलेंगे, वंस इन अ क्वार्टर टू रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस के भैया जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो सही इन्वेस्टमेंट्स हैं नहीं है। ऑलराइट, अब ये जो हमने दो और डिस्कस कर लिए मेरे बच्चों, 2 हमने डिस्कस करी है यहाँ पर, इन ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पर आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, है तो कोई बात नहीं, NRK9 का व्हाट्सएप पर करो, अच्छे से पूछो, पूछते हो वहीं पूछो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एग्जाम जब टेस्ट तुम्हारा लिया आता है तो अच्छे से परफॉर्म भी करो। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन जल्दी से देख लीजिएगा।